हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए तो आज एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो आप लोग देख रहे होंगे। ये कॉस्मस पब्लिकेशन का जो है कि आपको क्या है, एनसीईआरटी सार संग्रह है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है कि आपको ये पुस्तक है जो लेटेस्ट में नवीनतम संस्करण 2024 एडिशन पे जो है कि आपको क्या है, आधारित है। इसमें एनसीईआरटी का जो है कि आपको क्या होने वाला है, तो वन लाइनर जो है कि आपको होने वाला है जो विभिन्न सारे एग्जामों में जो है कि आपको एनसीईआरटी का जो है कि आपको महत्व जो है कि आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए इसकी शुरुआत जो है कि आपको कर रहे हैं हम लोग। और ये पुस्तक एक एक कर पूरा जो है कि पुस्तक को समाप्त किया जाएगा। इसमें कैसे कैसे हम लोग करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में भी चलिए पहले समझ लेते हैं। और ये पुस्तक जो है कि कक्षा छठा से लेकर 12 तक का जो है कि जो भी एनसीईआरटी का जो फैक्ट्स होता है सारा इसमें जो है कि ऑनलाइनर के फॉर्मेट में जो है कि आपको उपलब्ध कराया गया है। और इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल संकल्प एकेडमी से जो है कि ऑफिशियल से आप ले सकते हैं। इसमें जो है कि आपको विशेष क्या होगा, तो इसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी, वन रिपोर्ट भी और 106वां संविधान संशोधन लेटेस्ट वाला है वो भी जो है कि इसमें समाहित है। और ये पुस्तक महेश कुमार बर्णवाल आईपीएस सर के द्वारा जो है कि पब्लिकेशन किया जाता है ना। चलिए तो इसी में देखते हैं सबसे पहला इसका कंटेंट क्या क्या रहने वाला है एनसीईआरटी सार संग्रह का। आइएगा, सबसे पहले जो है कि आपको इसमें जो है कि सिलेबस की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है पहला जो है कि राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का इतना सारा जो है कि आपको टॉपिक दिया हुआ है, तो ये आइए पहले राज्य व्यवस्था के साथ ही समाप्त करते हैं। राज्य व्यवस्था करने के बाद हम लोग जो है कि भारत का भूगोल करेंगे। भारत का भूगोल के बाद जो है कि हम लोग विश्व का भूगोल करेंगे। और ऐसे आते आते जो है कि आपको आगे बढ़ेंगे और विभिन्न सारे टॉपिकों को जो है कि हम लोग देखने का काम करने वाले हैं। इसमें इसमें जो है कि आपको सारा संपूर्ण जो है कि पुस्तक जो है कि इसमें हम आपको एक एक वीडियो दर वीडियो जो है कि करके हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ साथ अपने मित्र से, फ्रेंड से, घर से, रिश्तेदार से, सबसे जो है कि आपको शेयर करके चैनल को जो है कि आगे बढ़ाने में थोड़ा सा सहयोग आप लोग का जरूरी है। इसलिए सभी लोग सहयोग भी कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का। ये पहला वीडियो जो है कि आप लोग के समक्ष जो है कि हमने रखने जा रहा है। तो आइए सबसे पहला जो है कि आपको चैप्टर जो है कि आपको क्या है जरा देखते हैं। ये पहला चैप्टर जो बोल रहा है, ये जो चैप्टर है भारतीय जो है कि आपको संविधान का विकास, है ना, संवैधानिक विकास के बारे में जो है कि आपको बताया गया है। तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहला क्या बोल रहा है, जरा समझिएगा। पहला बोल रहा है कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो आपको पता होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सॉरी, इसके जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे जो है कि इसके मुख्य न्यायाधीश थे। चेस्टर लिनेस्ट और हाइडे जो है कि इसके अन्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि आपको कार्यरत थे। दूसरा क्या बोल रहा है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कि क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान परिषद में बजट बजट पर बहस करने की शक्ति जो है कि किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो बजट पे बहस करने की शक्ति जो है कि भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है कि आपको मिला था बजट पे बहस करने की शक्ति। केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा जो है कि आपको द्वि सदनीय जो है कि आपको बनाया गया था। तो केंद्रीय विधानमंडल की बात कर रहा है। विधानमंडल को द्वि सदनीय जो है कि आपको बनाया गया था 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है कि आपको 1919 द्वारा बनाया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं, जरा कमेंट में जरा आप लोग कर दीजिएगा। मैंने बहुत बार जो है कि आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, अगला है भारत में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है कि आपको निर्धारित करने की शक्ति शक्ति मूलतः किस अधिनियम से जो है कि प्रेरित था। तो ये अध्यादेश जो है कि आपको जारी कर सकते थे किससे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को जो है कि आपको मिला हुआ था। अब देखिएगा, भारत की संवैधानिक विकास में बात करेंगे। ये दो टाइप से जो है कि आपको बनाया गया कानून। एक कानून ऐसा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपको जो बनाई थी, और दूसरा कानून ऐसा था जो क्राउन प्रिंस के हाथों में जो है कि आपको ब्रिटिश क्राउन के हाथों से जो है कि आपको बना था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कि आपको कानून बना था वो पहला 1773 से लेकर 1853 तक जो है कि आपको बना था। उसके बाद जो है कि 1857 का विद्रोह होता है। विद्रोह के बाद जो है कि आपको क्या होता है, तो क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है। और क्राउन के हाथों में शासन जाने के बाद 1858 से लेकर 1947 तक ये क्राउन का जो है कि आपको शासन जो है कि आपको बनता है। तो इसी में
ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला 1773, दूसरा 1784, तीसरा 1793, 1813, 1835, 1853। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन में जो है कि देखेंगे 1853, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 और 1947 जो है कि आपको मनाया गया था। आइएगा और देखते हैं आगे। प्रांतों में द्वैत शासन किस जो है कि अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है कि आपको प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। अगला है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा संघीय जो है कि शासन का जो है कि प्रावधान किया गया? संघीय शासन की बात करेंगे, इसमें किसके द्वारा प्रावधान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है कि आपको संघीय शासन की जो है कि आपको बात की गई। 1935 भारत शासन अधिनियम। अगला बोलता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन जो है कि आपको किया गया था। अगला क्या बोलता है? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय संघ स्थापित करने के लिए किस अधिनियम के द्वारा जो है कि आपको किया गया? तो यह अधिनियम जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है कि आपको था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो है कि आपको शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पे जो है कि आपको आधारित था। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस पे आधारित था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 पे जो है कि आपको आधारित था। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? तो ये जो है कि आपको क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का गठन के अंतर्गत किसके तहत जो है कि अंतर्गत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है कि आपको किया गया था। अगला क्या बोलता है? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में जो है कि आपको होता था? तो ये अनुपात कितना था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक जो है कि आपको लोगों का चयन जो है कि आपको किया जाता था, 10 लाख पे एक का। ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली जो है कि आपको करने वाली संविधान सभा के जो है कि आपको सदस्यों का चुनाव जो है कि किससे होता था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा जो है कि आपको सदस्यों का चुनाव जो है कि आपको किया जाता था। अब आते हैं अंतरिम सरकार, जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ये अंतरिम सरकार कौन कौन था, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले अंतरिम सरकार में बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेश मामले से मंत्रालय जो है कि आपको मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रशासन प्रशासन विभाग मिले थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री मिले थे। जॉन मथाई को जो है कि उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला था। जगजीवन राम को जो है कि आपको श्रम मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह को जो है कि रक्षा मंत्री मिला था। लिया लियाकत अली खान को जो है कि वित्त मंत्रालय मिला था, है ना। और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला मंत्रालय जो है कि आपको मिला था। अगला आते हैं, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा का प्रथम जो है कि प्रारूप ड्राफ्ट जो है कि आपको बीएन राव के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया था। और संविधान सभा में अस्थाई की बात करेंगे, परमानेंट अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष जो है कि आपको चुन लिया गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कि आपको संविधान सभा के द्वारा कब जो है कि स्वीकृत कर लिया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको स्वीकृत कर लिया गया। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने जो है कि अधिवेशन सेशन बुलाए गए थे? तो ये सेशन की बात करेंगे, टोटल 11 सेशन जो है कि आपको बुलाया गया था संविधान सभा में। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितने समय लगे थे? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का जो है कि आपको क्या लगा था? तो ये समय लगा था। और अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे, सर बीएन राव थे। अगला है कि भारतीय संविधान सभा में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। संविधान सभा के प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को जो है कि आपको हुआ था, 1946 को हुआ था, उसमें जो है कि आपको अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि आपको चुने गए थे। आगे आते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार कर लिया गया? तो भारत का संविधान जो है कि आपको 26 नवंबर 1949 को जो है कि आपको संविधान को स्वीकार कर लिया गया। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो है कि आपको लागू हो गया था। इस दिन
26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। कुछ कुछ आर्टिकल लागू हुआ था, जबकि पूर्ण रूप से की बात करेंगे, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हुआ था वो कौन कौन हुआ था? अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 366, 367, 389, 389, 380, उसके बाद 388, 391, उसके बाद जो है 392, 393 और 394 जो है कि आपको आर्टिकल को लागू किया गया था। अब आते हैं आगे, संविधान सभा की बात करेंगे। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है कि आपको हुई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो है कि आपको चुन लिया गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष जो है कि आपको चुन लिया गया। और संविधान का निर्माण प्रारंभ जो है कि आपको 13 दिसंबर 1946 से, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करके जो है कि किया गया। और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत जो है कि आपको किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से क्या कर लिया गया? लागू जो है कि आपको कर लिया गया। आते हैं, भारत के संविधान में मूलतः दो भाषा, हिंदी और अंग्रेजी जो है कि आपको लिखा गया था। और इन सभी सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको दोनों प्रतियां पर हस्ताक्षर जो है कि आपको किया गया था। जो भी सदस्य चुन के गए थे, दोनों प्रतियां पर जो है कि आपको हस्ताक्षर किए थे। अगला है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान के द्वारा, है ना, भारतीय संविधान किसके द्वारा जो है कि अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? अधिनियमित जो है कि आपको कर लिया गया था। अगला प्रश्न है कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो जन गण मन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति तीनों को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को जो है कि अपनाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अंगीकृत कर लिया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा की जो है कि सलाहकारी समिति जो है कि एडवाइजरी कमेटी के जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं जो है कि अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति की बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्य के लिए जो है कि आपको राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में था। और संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे आते हैं, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो है कि समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो थे वो जीबी मावलांकार जो है कि आपको थे। कौन थे? जीबी मावलांकार जो है कि आपको थे। आगे आते हैं, अगला है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, तीसरा नाम बी एल मित्रा, इनके बाद जो है कि इनके स्थान पे एन माधव राव आए थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर चौथा नाम, पांचवा नाम जो है कि मोहम्मद सदाउद्दौला थे और छठा नाम डीपी खेतान थे। और इनके मृत्यु के बाद, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आया था? टीटी कृष्णाचारी आए थे। टीटी कृष्णाचारी जो है कि आपको आए थे। ये जो है कि आपको ड्राफ्टिंग कमीशन था। आते हैं आगे, संविधान सभा द्वारा बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन जो है कि आपको कर लिया गया। और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो पहले हुआ था जो है कि आपको बंगाल से, लेकिन बाद में चलकर ये मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है कि इनका निर्वाचन जो है कि आपको करवाया गया था। अगले आते हैं, जरा देखिएगा अगला क्या बोलता है कि अब कौन सा टॉपिक है? तो ये है संविधान सभा में प्रावधान और उनके स्रोत क्या 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 कहाँ से स्रोत लिया गया है। संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। इसका विचार किस देश के संविधान से लिखा गया है? तो रसिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। मौलिक, है ना, कर्तव्यों का जो है कि आपको प्रावधान रसिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत डीपीएसपी को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वसम्मिलित जो है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है कि किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से जो है कि आपको लिया गया है।
और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे, ये जो है कि अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा जो है कि निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टि से जो है कि इसे भारतीय संविधान में अमेरिकी जो है कि संविधान का समतुल्य है ना। आगे चलते हैं। संविधान सभा में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से है? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है कि अनुच्छेद नंबर 368 के तहत जो है कि आपको किया जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध है ना, इमरजेंसी जो है कि आपको स्रोत किस देश से है? तो ये जो है कि आपको जर्मनी के बाइमर संविधान से जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। किससे है? बाइमर संविधान से जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। अगला है कि आपको शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संगठनात्मक व्यवस्था फेडरल जो है कि सिस्टम किस देश के संविधान से है? तो फेडरल सिस्टम कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की बात करेंगे, कहां से है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से लिया गया है। और अगला बोलता है कि भारतीय संविधान में संसदीय संसदीय विशेषाधिकार की बात करेंगे, ये जो है कि आपको किस देश के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार? ये ब्रिटेन के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। किस देश से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। अब आते हैं देश और उसके जो है कि आपको प्रावधान क्या क्या लिए गए हैं। जैसे अमेरिका से प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या पद से हटाने की प्रक्रिया है, और राष्ट्रपति पर जो है कि महाभियोग है, जनहित याचिका है, उपराष्ट्रपति का पद है, यथोचित जो है कि विधि प्रक्रिया, ये सब जो है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था है ना। उसके बाद जो है कि आपको विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। उसके बाद जो है कि आपको विधायिका का अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है कि आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वही दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे, जब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन के बारे में चर्चा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। और जो है कि आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी ली गई है। कनाडा की बात करेंगे, कनाडा से सशक्त जो है कि आपको केंद्र के साथ जो है कि आपको संघीय व्यवस्था। दूसरा बोलता है शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में जो है कि निहित होना। तीसरा बोलता है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा बोलता है आपको उच्चतम न्यायालय में परामर्शीय न्यायालय का नियंत्रण और संगठनात्मक व्यवस्था। और अवशिष्ट सूची, ये भी जो है कि आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में विवरण जो है कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। जीएसटी जो है कि आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो है कि आपको बैठक, प्रस्तावना की भाषा इत्यादि शब्द जो है कि आपको कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की बात करेंगे, राज्य के नीति सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, कैसे नामांकन होगा, इसके बारे में भी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि फ्रांस की बात करेंगे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सब जो है कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। रसिया की बात करेंगे, रसिया से मूल अधिकार, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श जो है कि आपको न्याय किया गया है। जर्मनी की बात करेंगे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कि आपको जापान से लिया गया है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये जो है कि आपको क्या होने वाला है? विधि निर्माण प्रक्रिया जो है कि आपको ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे, स्थापित प्रक्रिया जापान से जो है कि आपको लिया गया है। अब आते हैं संविधान के प्रमुख भाग, क्या क्या भाग होने वाले हैं संविधान में, जरा इसकी भी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं।
संविधान की भाग की बात करेंगे। आइए जरा देख लेते हैं इसको भी। हाँ, संविधान की भाग 1 की बात करेंगे। 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ टेरिटरी होने वाला है। ये अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक इसकी चर्चा जो है कि आपको किया गया है। दूसरा में नागरिकता है, नागरिकता जो है कि 5 से 11 में जो है कि इसकी चर्चा किया गया है। तीसरा में मौलिक अधिकार है, इसकी चर्चा 12 से 35 तक अनुच्छेद में की गई है। चौथा जो है कि आपको डीपीएसपी राज्य के नीति सिद्धांत है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 में किया गया है। पांचवा जो है 4 के क में बात करेंगे। 4 का क में मौलिक कर्तव्य है और ये 51 के क में जो है कि इसकी चर्चा की गई है। 5 में जो है कि आपको संघ है, यूनियन है, यूनियन की चर्चा 52 से लेकर 151 तक जो है कि आपको किया गया है। और 6 में जो है कि आपको राज्य है, राज्य की चर्चा 152 से लेकर 237 तक जो है कि आपको राज्य की चर्चा किया गया है। 7वां को जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया है, किसके तहत? तो 7वीं संविधान संशोधन के तहत 1956 में इसे समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। जो 238 जो है कि आर्टिकल में था, इसे निरस्त जो है कि आपको कर दिया गया है। और 8 की बात करेंगे। 8 में केंद्र शासित प्रदेश है और इसके लिए आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक जो है कि आपको है। 9 की बात करेंगे। 9 में पंचायत है और पंचायत के लिए जो है कि आपको 243 से लेकर 243 9 तक जो है कि आपको चर्चा की गई है। और 9 के क की बात करेंगे, नगर पालिका है। 9 के ख की बात करेंगे, सहकारी समिति के बारे में चर्चा किया गया है। और 10 की बात करेंगे। 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में जो है कि आपको बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 244 से लेकर 244 के क में इसकी चर्चा की गई है। 11 की बात करेंगे। 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य जो है कि संबंध क्या होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक जो है कि आपको किया गया है। 12 की बात करेंगे। 12 में है वित्त, संपत्ति एवं संविदा एवं वाद से संबंधित है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 264 से लेकर 300 तक जो है कि इसकी की गई है। और अनुच्छेद नंबर 13 की बात करेंगे, अब सॉरी, आर्टिकल भाग नंबर 13 की बात करेंगे। भाग 13 में भारत के जो है कि आपको राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है। आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच जो है कि आपको किया गया है। 14 की बात करेंगे। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 के बीच जो है कि आपको किया गया है। और 15 की बात करेंगे। 14 का ए है ना, 14 के ए की बात करेंगे। 14 के ए में अधिकरण मतलब कि कर दिया गया है। 323 के क से लेकर 323 के ख तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 15 की बात करेंगे। 15 में निर्वाचन है, इलेक्शन की बात है। 324 से लेकर 329 तक जो है कि आपको किया गया है। और 16 की बात करेंगे। 16 में जो है कि कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर 342 तक जो है कि आपको किया गया है। और भाग 16 है। भाग 17 में राजभाषा है, राजभाषा 343 से लेकर 351 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 18 की बात करेंगे। आपात उपबंध है, 352 से लेकर 360 में इसकी चर्चा की गई है। और भाग 19 को प्रकीर्ण रखा गया है, मिसलेनियस टाइप का है। इसमें जो है कि 361 से 367 तक इसकी चर्चा है। और 20 में संविधान का संशोधन है, तो ये 368 के तहत जो है कि आपको संविधान संशोधन होता है। और 21 की बात करेंगे। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध किया गया है, 369 से लेकर 392 तक इसकी चर्चा है। और 22 की बात करेंगे। संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ का निरसन किया गया है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 393 से लेकर 395 तक जो है कि आपको किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 में संघ एवं राज्य के बीच जो है कि आपको क्या है, विधायी शक्ति को जो है कि आपको दर्शाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची पे चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या अनुसूची है। आइए जरा देख लेते हैं अनुसूची। भारतीय मूल संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी थी? तो अनुसूची की कुल संख्या जो है कि 8 थी। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो है कि आपको 12 है। मतलब 8 पहले से था, 4 अभी वर्तमान में जुड़ा होगा, तब ना जाके आपको 12 हुआ होगा। तो 4 जो है कि आपको बाद में जुड़ा है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य का गठन का प्रावधान जो है कि आपको प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र के भीतर विवरण का प्रदान जो है कि आपको करता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है कि आपको 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन? तो 9वीं अनुसूची जो है कि आपको किसमें? तो ये पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जो है कि आपको जोड़ा गया। क्यावीं अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1951 में जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है कि विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये जो है कि आपको 5वीं में, आपको पता होगा 5वीं में जो है कि आपको राज्यों में जो है कि आपको, है ना, अनुसूचित जो है कि आपको क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। और छठी की बात करेंगे, छठी में वही जो है कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है ATMM, है ना, ATMM, है ना। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, है ना। यही जो है कि आपको छठी अनुसूची में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, 6 शेड्यूल में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। आगे आते हैं, क्या बोलता है अगला कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये जो है कि आपको 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में आपको पता होगा सूची का बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, अगला है राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किसके तहत जो है कि किस अनुसूची में इसको शामिल किया गया था? और भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन इसके लिए किया गया, है ना। पहला संविधान संशोधन किया गया, और जो है कि आपको कौन सा, तो ये पहला संविधान 1951 में जो है कि आपको किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। कौन सा है? दल बदल है, बदल दल बदल कानून है। इसके लिए 52वां नंबर का संविधान संशोधन नियम 1900 जो है कि आपको 52वां कब हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन नियम 1900 जो है कि आपको 85 में किया गया। कब किया गया? 1985 में जो है कि आपको किया गया, और इसको जोड़ा गया। और तथा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसे संविधान संशोधन का दल बदल कानून जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है कि आपको कहा जाता है। तो दल बदल अधिनियम कानून जो है कि आपको कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ 2003 अधिनियम के तहत जो है कि आपको किया गया, 91 नंबर का। आगे चलते हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अंग्रेजी जो है कि 8वीं अनुसूची में क्या है? शामिल नहीं है। ठीक ना, शामिल नहीं है। आगे आते हैं, क्या बोलता है पहली अनुसूची? देखिए लिस्ट चला लगा देते हैं। देखिएगा, पहली अनुसूची की बात करेंगे, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट जो है कि आपको होने वाला है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसकी चर्चा की गई है। दूसरी की बात करेंगे, दूसरा में जो है कि आपको क्या है? दूसरी अनुसूची में जो है कि आपको वेतन भत्ता है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक जो है कि आपको लेखा परीक्षक, है ना। उसके बाद जो है कि आपको नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, और वेतन भत्ता के बारे में जो है कि विशेष जो है कि आपको प्रावधान जो है कि आपको जोड़ा गया हुआ था। और जरा देखिएगा, और इसके लिए आर्टिकल नंबर जो है कि आपको बहुत सारा है। 59 का 3 है, 65 का 3 है, 75 का 6 है, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221 जो है कि आपको प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरा में क्या है, जरा देखिएगा। तीसरी में आर्टिकल छोड़ दीजिए, आर्टिकल बाद में चर्चा हम लोग कर लेंगे। तीसरी की बात करेंगे। तीसरी में जो है कि आपको देखिएगा, तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में जो है कि शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। शपथ मतलब ओथ के बारे में चर्चा किया गया है। ओथ किसका होगा? तो संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा आदि द्वारा ली गई जो है कि आपको शपथ की प्रतिक्रिया का जो है कि प्रारूप जो है कि आपको किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे। चौथी अनुसूची में जो है कि आपको राज्य एवं केंद्र संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा का सीटों का आवंटन जो है कि आपको किया गया है, चौथी में। पांचवी की बात करेंगे, मतलब राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन का बाद जो है कि आपको चौथी में, पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन में विशेष जो है कि उपबंध को जो है कि आपको नियंत्रण के लिए जो है कि विशेष प्रावधान किया गया है। और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित जो है कि उपबंध किया गया है, छठी अनुसूची में। वही सातवीं की बात करेंगे। सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है। संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। समवर्ती की बात करेंगे। समवर्ती में जो है कि आपको 61 विषय हैं, और जो है कि आपको समवर्ती में तो 52 है। राज्य सूची में जो है कितना है? राज्य सूची में जो है कि आपको 61 विषय देखने को मिलेगा। आठवीं अनुसूची में जो है कि आपको भाषा का प्रावधान किया गया, और इसमें 22 भाषाओं का जिक्र जो है कि आपको मिलता है। नौवीं अनुसूची की बात करेंगे। इसमें भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी जो है कि प्रथा का उन्मूलन जो है कि संबंधित अधिनियम, नियम और
विनियम आदि हैं जिसे न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें जो है कि आप लोग को सम्मिलित किया गया था। और 10वीं की बात करेंगे, 10वीं में जो है कि डिफेक्शन लॉ है, दल बदल आधार कानून जो है कि आपको लागू है ना। 11वीं की बात करेंगे, 11वीं में पंचायत है और 12वीं में नगर पालिका का उद्भेदन किया गया है। पंचायती राज्य के लिए कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो पंचायती राज्य के लिए जो है कि आपको 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया है, जबकि जो है नगर पालिका के लिए 18 कार्य क्षेत्रों को जो है कि आपको रखा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। संविधान 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है कि आपको भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया, इसको जो है कि आपको जोड़ लिया गया। संविधान की विशेषताएं, अब आते हैं संविधान की विशेषताओं को जरा देख लेते हैं। देखिएगा क्या बोलता है। पहला बोल रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। इंडिया, डेट इज भारत, अर्थात भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग जो है कि हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसनात्मक जो है कि आपको संसनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है कि आपको किया गया है। संसनात्मक शासन व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है कि स्थापित करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एक एकल जो है कि कार्यपालिका जो है कि इसका आधारभूत है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय जो है कि आपको शासन प्रणाली के मध्य जो है कि अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा जो है कि इसका मुख्य बिंदु जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है कि शक्तियों के विवरण से जो है कि आपको निर्धारित होता है। भारतीय संविधान का जो है कि आपको मूल्य क्या क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, मातृत्व है और जो है कि संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये सब जो है कि इसका रूप होने वाला है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा सोल किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी को और मूल अधिकार को संविधान का सोल किसने कहा है? तो गैब्रियल ऑस्टिन के द्वारा जो है कि यह कहा गया है। अगला है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था और जो है कि आपको 8 जो है कि क्या था? अनुसूचियां 8 थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिनियम में जन गण मन को गाया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिनियम 1911 में जो है कि आपको जन मन गण को गाया गया था। और कोलकाता अधिनियम की अध्यक्षता किसने किया था? जरा एक बार कमेंट में छाप दीजिएगा। राष्ट्रगान को गाने में लगने वाला समय कितना होता है? तो 52 सेकंड होता है। और संक्षेपण में गाने में लगने वाला समय कितना होता है? तो 20 सेकंड होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की जटिलता का कारण इसे वकीलों का स्वर्ग जो है कि आपको कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एस आर जो है कि मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान जो है कि आपको क्या है? भारतीय संविधान एक परिसंघीय जो है कि आपको संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? एक परिसंघीय संविधान है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको कह दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर है तथा अधिक लचीला के मध्य जो है कि एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि केसी व्हीलर का है। केसी व्हीलर का जो है कि यह कथन जो है कि आपको है। भारतीय संविधान असंत कठोर एवं असंत जो है कि आपको लचीला जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय अर्ध संज्ञानात्मक राज्य है। यह कथन किसका है? तो यह किसका कहना है? तो केसी जो है कि व्हीलर का द्वारा जो है कि यह कथन कहना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में बृहत होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान का क्या है? बृहत होने का क्या कारण है? तो ये कारण क्या है? तो संघ एवं राज्य में एकल जो है कि आपको संविधान होना, इसीलिए जो है कि बृहत होने का ये कारण जो है कि आपको दिखाया गया है, कल संविधान होना। अगला प्रश्न है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व में कम कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जो है कि आपको जेनिक्स का यह कथन है। अगला है कि आपको भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है कि आपको भारत की जनता होने वाला है। अगला प्रश्न है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति होंगे तो संविधान बुरा होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि भीमराव अम्बेडकर का यह कथन जो है कि आपको होने वाला है। अगला कथन क्या है? अगला कथन है
कि संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन जो है कि भीमराव अंबेडकर का यह कथन होने वाला है। अगला है कि भारत के संविधान संविधान के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है कि आपको महात्मा गांधी का यह सुझाव जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ को सहकारी संघवाद, है ना, किसने कहा है? तो ग्रेवियल ऑस्टिन के द्वारा जो है कि आपको कहा गया है। अगला है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका समस्त शक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है कि आपको कहा था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? तो बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ध्वज में तिल्लियां की संख्या कितनी है? तो ये तिल्लियों की संख्या जो है कि आपको 24 होने वाला है। चलते हैं अनुसूची के प्रमुख विवरण पे चर्चा कर लेते हैं। आइएगा। आइएगा, देखिएगा, सॉरी। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कि सिविल प्रक्रिया संहिता किस जो है कि आपको सूची में है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का जो है कि आपको होने वाला है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामला भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में जो है कि आपको शामिल होने वाला है। शिक्षा किस प्रकार की सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है कि समवर्ती सूची का जो है कि आपको विषय होने वाला है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में क्या कर लिया गया? हस्तांतरित जो है कि आपको कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार आता है। रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत जो है कि आपको आता है ना। आर्थिक नियोजन की बात करेंगे, किस सूची के अंतर्गत जो है कि आपको आता है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। किसके अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन? समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कि आपको आता है, देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या बोल रहा है? कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में आता है? तो कृषि जो आता है राज्य सूची में आता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 3 में समवर्ती सूची में जो है कि आपको लागू किया गया है दंड प्रक्रिया। विवाह विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में जो है कि आपको आता है विवाह करना, तलाक लेना, विवाह विच्छेद हो जाना, गोद लेना। आगे आते हैं। तीनों विषय का कुछ कुछ जो है कि आपको सूची का विषय दिया गया है, जरा इसको देख लीजिएगा। संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची का पहला कौन कौन विषय है, जरा इसको देखिएगा। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, नागरिकता, डाक डाक एवं संचार एवं तार, निगम एवं सेवा, युद्ध और शांति, है ना, सीमा शुल्क, निर्यात, बीमा, प्रत्यंत, शेयर बाजार, अंतरराष्ट्रीय संधि, है ना, रेलवे, उसके बाद जो है कि मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण एवं विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, है ना, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो है कि आपका किसका है? ये सब जो विषय है, ये सब जो है कि आपको संघ सरकार का जो है कि संघ सूची में होने वाला, ये सब जो है कि आपको विषय होने वाला है। जबकि अब आते हैं राज्य सूची का विषय की बात करते हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल और ग्रामीण पुलिस सहित दोनों, उसके बाद कारागार, उसके बाद भूमि, उसके बाद जो है कि स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, उसके बाद जो है कि आपको बाजार एवं मेला, है ना, सट्टा एवं जुआ, है ना, उसके बाद जो है कि कृषि भूमि एवं संपदा शुल्क, उसके बाद जो है कि पशुपालन सिंचाई, उसके बाद कृषि आय आय पर कर, उसके बाद गैस शराब मनोरंजन, भू राजस्व पर लगान, उसके बाद विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स, है ना, उसके बाद जो है कि आपको प्रति व्यक्ति कर, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, उसके बाद जो है कि विलासिता वस्तु पर जो है कि आपको टैक्स, ये सब जो है कि आपको किसका? तो ये सब जो है कि आपको राज्य सूची का विषय होने वाला है। अब आते हैं समवर्ती की बात कर लेते हैं। समवर्ती की बात करेंगे। समवर्ती में दंड विधान प्रक्रिया हो जाएगी, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, विवाह विवाह विच्छेद हो जाएगा, कारखाने मजदूर संघ हो जाएंगे। उसके बाद जो है कि आपको खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थों का जो है कि अपमिश्रण हो जाएगा। उसका जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन हो जाएगा, न्याय और प्रशासन हो जाएगा, संपत्ति का अर्जन और जो है कि अधिग्रहण हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको माप भाट हो जाएगा, वन्य जीव एवं जंतुओं का संरक्षण हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, पुस्तक और मुद्रालय हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको स्वच्छता और औषधालय हो जाएगा। उसका औद्योगिक विवाद हो जाएगा, उत्तराधिकार हो जाएगा,
विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां हो जाएगी, कीमत नियंत्रण हो जाएगा और जन्म मरण पंजीकरण हो जाएगा। ये सब समवर्ती सूची का अंतर्गत होने वाला जो है कि क्या है, विषय जो है कि आपको होने वाला है। वर्तमान में संघ सूची में जो है कि आपको 98 गलत है। वर्तमान में जो है कि आपको वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में जो है कि वर्तमान में कितना विषय है, तो राज्य सूची में जो है कि वर्तमान में जो है कि 61 विषय हैं, 61। और समवर्ती सूची की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको कितना है, इसमें 52 विषय जो है कि आपको दिया गया है। अगला आइएगा, उद्देशिका मतलब कि प्रस्तावना के बारे में चर्चा किया है। आइए जरा देख लेते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना क्या बोलता है। उद्देशिका देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में उन व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए दीर्घ संकल्पित होकर हम इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रम 6 है ना, एक एदत द्वारा जो है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो है कि बात कहाँ लिखा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बात जो है कि आपको लिखा गया है। आगे आते हैं। अगला क्या बोलता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, तो वही जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कि आपको प्रस्तुत किए थे। कब? नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। आगे आते हैं। संविधान सभा में कौन सा जो है कि आपको भाग भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है, तो संविधान की प्रस्तावना में जो है कि यह बात जो है कि आपको लिखा गया है। अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है कि आपको क्या किया गया है, घोषित जो है कि आपको किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे किसी बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है कि आपको बोला गया था, है ना। संविधान संबंधित विचार, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनैतिक जन्मपत्री, है ना, ठाकुरदास भार्गव ने जो है कि संविधान की आत्मा और एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र जो है कि आपको कहा है, किसको, प्रस्तावना उद्देशिका को कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है और सर अर्नेस्ट वारकर के द्वारा प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहा गया है। सर अर्नेस्ट वारकर के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहा गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की, है ना, मूल जो है कि आपको क्या माना है, मूल आत्मा जो है कि आपको कहा है, संविधान की मूल आत्मा जो है कि आपको कहा है। आगे आइएगा, अगला देख लेते हैं। अगला है कि भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई जो है कि आपको पंथ या धर्म नहीं होगा, यही जो है कि आपका मूल्य भाव होने वाला है। अगला है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तत्व संबंधित है। किससे संबंधित है, तो 1917 का रूसी क्रांति से जो है कि आपको संबंधित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो यह भाग जो था M.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से जो है कि आपको मानव है, यह सिद्धांत कहलाया, तो यह जो है कि आपको सार्वभौमिकता का सिद्धांत जो है कि आपको कहलाया था। अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि यह संविधान की प्रस्तावना से प्रारंभ होती है। किससे? संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया जैसे शब्दों से प्रारंभ होती है। लोक कल्याणकारी शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के सिद्धांत में भाग है, ठीक ना। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में एकमात्र संशोधन हुआ जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है कि आपको किया गया, और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ दिया गया।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार है। क्या है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत एवं जो है कि मौलिक कर्तव्य के अध्याय हैं। आगे आते हैं। अगला बोलता है कि राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि तत्व क्या है? संप्रभुता जो है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होने वाला है। समाजवाद, अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 था। आगे चलते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने दिया है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा जो है कि आपको दिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है कि यह मत किस विवाद में दिया गया? तो इस बात, कौन से बात? तो बेरूबारी वाद संघ मामले में दिया गया 1960 में जो है कि यह बाद में जो है कि आपको बताया गया। अगला है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का क्या है? एक विचार जो है कि आपको होने वाला है, विचार होने वाला है। अगला अगला जो होगा, ये जो टॉपिक होगा, भारत संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी, है ना। अनुच्छेद 1 की बात कर लेते हैं। आइए जरा इसको भी जूम करके देख ही लेते हैं। अनुच्छेद 1 के 3 की बात करेंगे। 1 का सेक्शन 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में, है ना, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। जैसे कौन कौन होगा? तो राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सब 1 के 3 के तहत जो है कि आपको शामिल होने वाला है। अगला है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने की जो है कि आपको अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। अगला है कि संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ जो है कि आपको भारत होने वाला है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है। लोकसभा तथा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी आरक्षित की गई है? तो 20 सीटों के आरक्षण जो है कि आपको किया गया है। अगला है कि दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विभाजित कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं। अगला है कि अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, संघ के क्षेत्र के नाम पर है। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा है कि नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना संसद के द्वारा किया जाएगा। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा है कि नए राज्य की स्थापना तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल में सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाएगा। मतलब कोई विदेशी भूमि भारत में शामिल होना चाहेगा तो आर्टिकल 2 के तहत, कोई अपने देश की भूमि, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट गया, जैसे बिहार से झारखंड टूट गया, जैसे उत्तर प्रदेश से जो है कि आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूट गया, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूट गया, तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो है कि आपको टूटा है। इसमें नाम का भी परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 4 की बात करेंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची पूरक एवं अनुपांशिक एवं जो है कि अनुवर्ती है मामले में संशोधन किया जा सकता है। ये जो है कि आपको चौथा में बोला गया है, चौथा में बोला गया है। आगे आइएगा जरा देख ले। और नए राज्य का गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य का गठन की शक्ति जो है कि आपको संसद को प्राप्त होता है। अगला है कि राज्यों में राज्यों के पुनर्गठन संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? तो फजल अली कमीशन का गठन 1953 में जो है कि आपको किया गया। और भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम राज्यों का गठन जो है कि आपको करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे, 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। सिक्किम को भारत भारत का एक जो है कि पूर्ण राज्य को बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है कि ऐसा किया गया। आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा। अगला है कि आपका भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रसारण के बारे में किस विषय में जो है कि आपको जाना जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। क्या बोलता है? फिर से सुन लीजिएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन किसके द्वारा जो है कि आपको किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के आधार पे जो है कि भारतीय संविधान में शामिल, भारत के में जो है कि आपको शामिल किया गया तथा जम्मू कश्मीर रियासत को शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण से जो है कि आपको सुरक्षा करने के लिए, है ना, विलय पत्र के साथ जो है कि हस्ताक्षर कर भारत में सम्मिलित किया गया।
है ना, कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया। आगे आते हैं। पहले विशेष राज्यों का जो है कि आपको दर्जा, है ना, विशेष राज्यों का दर्जा, नागालैंड को 1963 में, हिमाचल को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल 1987, त्रिपुरा 1972, मणिपुर 72, उसके बाद मिजोरम 87 और गोवा को 87 में जो है कि आपको किया गया था। क्षेत्रीय परिषद की बात कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद, जरा इसको देख लीजिएगा। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद जो है कि आपको भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो भारत में वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है। जिसमें पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है कि आपको दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जो है कि आपको कौन कौन आता है? जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ आता है। दूसरा होगा केंद्रीय, मतलब केंद्र पे, सेंटर पे जो होगा उसका जो है कि आपको मुख्यालय कौन होगा? इसका मुख्यालय होगा प्रयागराज। प्रयागराज में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है कि आपको आने वाला है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो होगा ये होगा कोलकाता में। कहाँ होगा? कोलकाता में जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आता है। तो पूछेगा कि बिहार किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो बिहार जो है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, इसका मुख्यालय जो है कि आपको मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में जो है कि इसका मुख्यालय है। और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीप जो है कि आपको आता है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। और चेन्नई में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी और तेलंगाना जो है कि आपको आता है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 संसदीय राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है कि आपको गठन किया गया था। फजल अली का नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था, है ना। और देखिएगा, यही आपको राजधानी है, इसको क्या ही देखिएगा, ये तो सबको पता ही होता है कि राजधानी क्या है और उसकी जो है कि आपको क्या होने वाली है ना। आगे आते हैं। अगला जो है कि आपको क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता टॉपिक है। 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है नागरिकता, इसको शुरुआत करते हैं, जरा देखिएगा। नागरिकता के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। नागरिकता की बात करेंगे, नागरिकता सिटीजनशिप, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जरा देखिएगा, है ना। नागरिकता के बारे में, नागरिकता को प्राप्त करने की विधि, कितनी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तो नागरिकता को 5 टाइप से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला जन्म के आधार पे, दूसरा वंशाधिकार के आधार पे, तीसरा पंजीकरण के अधिकार पे, चौथा देशीकरण के आधार पे और पांचवा भूमि अर्जन के आधार पे। ये 5 टाइप से हम लोग नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता जो है कि आपको दिया गया है, सिंगल जो है कि आपको सिटीजनशिप जो है कि आपको नागरिकता दिया गया है ना। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता जो है कि आपको डुअल सिटीजनशिप सिद्धांत को अपनाया गया है ना। संविधान संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए किन जो है कि आपको देशों से, है ना, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिक को जो है कि आपको भारत में नागरिकता देने की प्रावधान किया गया है। तो ये पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए, यहाँ 3 जगह से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के बारे में विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार से समाप्त किया जा सकता है? तो परित्याग के आधार से, दूसरा है पर्यावसन के आधार पे और तीसरा है वंचित किए जाने के आधार पे। तो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 विधि और नागरिकता को छोड़ने के लिए या जो है कि उसे नागरिकता को समाप्त करने के लिए 3 प्रकार की विधियां जो है कि आपको क्या की गई है? बनाई गई है। भारत से लगातार कितने वर्ष तक जो है कि आपको बाहर रहने पर जो है कि भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा? तो 7 वर्ष तक अगर बाहर रहते हैं तो समाप्त कर दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पे जो है कि आपको मनाया जाता है। आगे आते हैं। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, क्या क्या अनुच्छेद है, जरा देख लीजिएगा।
अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 5 बोलता है कि संविधान लागू होने के समय में जो नागरिकता के बारे में वर्णन था वो आर्टिकल नंबर 5 में है। 6 क्या बोलता है? पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता है, मतलब कि पाकिस्तान से कहाँ आने वाले? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में 6 में है। और 7 में बोलता है कि पाकिस्तान, हाँ 7 में बोलता है कि आपको, है ना, 7 में बोलता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में जो है कि आपको उल्लेख किया गया है। अब क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के संबंध में 7 में है। 8 में क्या बोलता है? भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर जो है कि आपको रह रहे हैं, जो भारत के बाहर किसी पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, है ना, इत्यादि के लिए गए हैं, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 8 को जो है कि आपको बोलता है। 9 की बात करेंगे। 9 में जिस व्यक्ति ने स्वच्छता से विदेशी नागरिकता जो है कि प्राप्त कर ली है, उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। जो व्यक्ति जो है कि आपको विदेश के किसी देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेगा, उसे भारत की नागरिकता क्या कर ली जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। और 10वां क्या बोलता है? 10 जो है कि नागरिकता संबंधित जो है कि आपको अधिकार को निस्तारण जो है कि आपको किया गया है। नागरिकता संबंधित जो है कि क्या क्या अधिकार है, क्या क्या इसका जो है कि आपको बारे में चर्चा किया गया है, ये 10 में किया गया है। और 11 बोलता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? तो नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार संसद को जो है कि आपको प्राप्त होगा, है ना, अधिकार जो है कि आपको संसद को दिया गया है। लक्ष्मी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से जो है कि आपको संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी किसी जो है कि आपको किसी व्यक्ति द्वारा जो है कि आपको भारतीय बैंक पर धन जमा करने में भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भारतीय बैंक में धन को कोई जमा कर देता है, तो इससे भारत की नागरिकता जो है कि आपको प्राप्त नहीं होगी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला बोलता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना, पीआईओ आधार कार्ड जो है कि आपको भारत में नहीं खरीदा जा सकता है। कृषि भूमि अर्जन से जो है कि आपको नहीं खरीदा जा सकता है। अब आइए ये तीनों के बारे में देखिएगा, है ना, ये तीनों के बारे में एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक की तुलना की गई है। क्या क्या जो है कि आपको होता है, जरा सुनिएगा, है ना। पहला कार्ड धारक जो है कि एनआरआई क्या होता है इसके बारे में जरा देख लेंगे। आइए, एनआरआई का मतलब बोलता है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता हो, भारतीय पासपोर्ट धारक हो। मतलब एनआरआई वैसे व्यक्ति होंगे जो भारत के बाहर क्या करते हो, ये जो है कि आपको निवास करते हो, रहते हो, और भारतीय जो है क्या होने चाहिए? पोस्ट धारक जो है कि आपको होने चाहिए, है ना, पासपोर्ट धारक होने चाहिए। और दूसरा क्या बोलता है कि पीआईओ क्या होता है जरा समझिएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो। मतलब कि स्वयं भारतीय, मतलब कि मैं या मेरा कोई पूर्वज भारत का क्या रहा हो? नागरिक रहा हो, और वर्तमान में अन्य देश की जो है कि नागरिकता प्राप्त कर ली हो, जिसका पासपोर्ट धारक है, जिसका जो है कि आपको क्या है? पासपोर्ट जो है कि आपको धारक है, उसको पीआईओ के तहत जो है कि आपको नागरिकता मिलेगा। और तीसरा बोल रहा है कि आई आई सी ओसीआई ओसीआई एक ऐसा विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक हो जो नागरिकता संशोधन नियम 1935 के अंतर्गत जो है कि क्या किया हो? पंजीकृत करवाया हो। जरा समझिएगा, एक ऐसा एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक हो, विदेशी भारतीय नागरिक हो, है ना, नागरिक कार्ड धारक हो, तथा नागरिकता जो है कि अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है क्या किया हो? पंजीकरण जो है कि आपको किया हो। ये परिभाषा हो गया। अब बात करेंगे एनआरआई को। यह जो है कि आपको भारतीय नागरिक हैं। एनआरआई क्या होते हैं? ये भारतीय नागरिक होते हैं। और पीआईओ क्या होते हैं? तो पीआईओ कम से कम जो है कि आपको भारत में 7 वर्षों के निस्तारण निवास के आधार पे आवेदन जो है कि आपको कर सकते हैं। और तीसरा कौन हो गया? दूसरा जो है कि आपको संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, तथा उसे भूभाग में निवासी था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग जो है कि आपको बना था, है ना, अंग बना था। प्राप्त कैसे किए जा सकते हैं? तो सभी लाभ जो सामान्यतः भारत के नागरिक को प्राप्त हैं, वही लाभ जो है कि इसको मिलेगा। कोई विशेष लाभ इसमें नहीं मिलेगा। किसमें? पीआईओ में नहीं मिलेगा। और एक बार एफ आर ओ एफ एफ आर आर ओ और जो है कि एफ आर
ओ वाले जो है कि आपको लाभ के पंजीकरण से जो है कि आपको छूट मिलेगा, और भारत के किसी भी जो है कि आपको अवधि तक जो है कि आपको ठहराव के लिए जो है कि आपको छूट मिल सकता है। वीजा मिल सकता है, वीजा इसको नहीं मिल सकता है, इसको हाँ वीजा मिल सकता है, इसको जीवन भर वीजा, जीवन भर में बिना वीजा का जो है कि आपको आ सकता है, कोई वीजा की जरूरत नहीं होगी। मताधिकार, इसको ये जो है कि आपको देने का अधिकार होता है, लेकिन ये दोनों को मताधिकार मतलब मत का प्रयोग देने का अधिकार नहीं होता है। एनआरआई जो है कि अपने देश में घूमने गया है, आके कभी मत गिरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एलन सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो है कि आपको अनुशंसा की थी। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा कौन सा समिति के द्वारा किया गया था? एलन सिंघवी समिति के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, किया गया था। अब आते हैं मौलिक अधिकार चैप्टर की शुरुआत हो रही है ना। मौलिक अधिकार चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जरा इसको भी देख ही लेते हैं, यहाँ तक जो है कि आपको कर लेते हैं कंटिन्यू। आइएगा जरा देखते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। भारतीय संविधान में किस भाग में जो है कि किस भाग के अंतर्गत जो है कि आपको नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 हो गया, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है कि आपको मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कब लागू करने की शक्ति के बारे में प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो है कि आपको दिया गया है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय को भी दिया गया है, और जो है कि किसको दिया गया है? तो और जो है कि आपको हाई कोर्ट को भी जो है कि आपको दिया गया है। ये दोनों जो है कि आपको जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 13 के अंतर्गत, है ना, संवैधानिक प्रावधान को जो है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम कानून पर जो है कि आपको प्राथमिकता जो है कि प्रदान किया गया है ना। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, जो मौलिक अधिकार में वर्णन है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 14 से लेकर जो है कि कहां तक? तो 18 तक जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। 18 तक जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। आगे आते हैं, अगला क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष जो है कि आपको समानता का अधिकार जो है कि आपको देता है? तो आर्टिकल नंबर 14 देता है। इसमें जन्म, लिंग, मूल वंशज, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिवेद जो है कि आर्टिकल 15 में जो एक मौलिक अधिकार है, जिसे समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है कि आपको रखा गया है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ जो है कि समानता के साथ रखा? सर्वोच्च न्यायालय इसे समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार का जो है कि आपको प्रदान करता है। तो ये जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 14 से 16 तक है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा जो है कि एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर देने की समानता की बात की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 16 का 1 और आर्टिकल 16 का 2 जो है कि ऐसा बोलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति को वर्गीकरण हेतु जो है कि किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिन रोहिणी की अध्यक्षता में एक जो है कि आयोग का गठन किया गया। अब आते हैं संवैधानिक उपबंध, क्या बोलता है संवैधानिक उपबंध? जरा देखिएगा, संवैधानिक उपबंध क्या बोलता है, जरा देखिएगा। आइए, संवैधानिक उपबंध में 2 टाइप का है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार और भारतीय तथा विदेशी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। तो केवल भारतीयों को प्राप्त में कौन कौन आर्टिकल है? 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। और इसके अलावा दोनों को प्राप्त है, मतलब भारतीयों को भी प्राप्त है और दोनों को प्राप्त है। तो पहले ये भारतीयों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया गया है, आर्टिकल नंबर 15 में इसकी चर्चा की गई है। लोक नियोजन में समानता, अवसर की समानता 16 में दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से निशस्त्रीकरण सम्मेलन करने का, संघ या सरकार समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरचना एवं बसने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर 19 में किया गया है। और अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण 29 में, और शिक्षण संस्थान की स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा और उसका जो है कि वर्गों का अधिकार, ये 30 में जो है कि आपको किया गया है। अब आते हैं क्या बोल रहा है अब? जो है कि विदेशी को प्राप्त, ये देखिएगा, विधि के समक्ष जो है कि समता एवं विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल नंबर 14 में, ये भारत के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण, ये भारत के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। जीवन जीने का अधिकार, ये भारत के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार विदेशी के साथ साथ भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है।
कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 22 ये भारतीय के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। और शोषण का विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में ये भारतीय व्यक्तियों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। और धर्म एवं संस्कृति का अधिकार जो 25 से 28 तक जो है कि आपको है, ये भारतीय के साथ साथ विदेशी को भी जो है कि आपको प्राप्त होने वाला है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। छुआछूत का अंत अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत है ना। और संविधान में अस्पृश्यता जो है कि आपको परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के लिए दंडनीय अपराध जो है कि आपको माना गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध जो है कि उपाधियों के अंत से जो है कि आपको 18 का संबंध है, उपाधियों का अंत, है ना। अब आगे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत जो है कि आर्टिकल नंबर 19 है। अगला है कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष जो है कि प्रावधान नहीं है, किंतु इसे स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिनित किया गया। तो 19 के ए के अंतर्गत जो है कि आपको किया गया है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता का मौलिक अधिकार से सम्मिलित जो है कि आपको नहीं होता है, सम्मिलित नहीं है। आगे आते हैं। आगे देखिएगा। 19 का एक क्या बोलता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का एक का ए बोलता है ना। 19 का एक का बी क्या बोलता है, शांतिपूर्ण ढंग से हथियार हथियार रहित मतलब हथियार नहीं रखना है, सम्मेलन करने का अधिकार जो है कि आपको बोलता है। सी क्या बोलता है, संगम या सभा या समिति या सहकारी जो है कि समिति बनाने का अधिकार देता है। डी क्या बोलता है, राज्य के किसी भी क्षेत्र में जो है कि आपको, है ना, आबाद मतलब घूमने की आजादी जो है कि आपको मिलता है। उसके बाद जो है कि ई क्या बोलता है कि निवास करने मतलब जहां जाइएगा घूमने वहां बसने की आजादी जो है कि आपको मिलेगा, रहने की आजादी मिलेगा। और ई के बाद एफ एफ में जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। एफ के बाद जी, कोई भी व्यक्ति जो है कि आपको वित्त वित्त से संबंधित आजीविका व्यवसाय व्यापार इत्यादि से संबंधित जो है कि कर सकता है। ये जो है कि 19 का एक का जी में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि वह अपराध के अभियुक्त को स्वयं जो है कि अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 20 के सी बोलता है, सी में लिखा गया है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में जो है कि अभियुक्तों को दोहरी दंड स्व जो है कि अभी शासन के संरक्षण का प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 20 जो है कि आपको करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों का संरक्षण करता है। तो विदेश यात्रा घूम सकते हैं किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत ऐसा कर सकते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा जो है कि आपको अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान करता है। तो आर्टिकल नंबर 24 ऐसा प्रावधान करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध जैन और सिख जो है कि आपको शब्द सम्मिलित है। हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख धर्म जो है कि आपको क्या है, सम्मिलित है आर्टिकल नंबर 25 में, है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में, है ना, अंतर्गत जो है कि अधिकारों का प्रवृत्ति किया जाता है। ये मूल अधिकारों के जब हो जाएगा तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको रिट जारी करेगा और 226 के तहत हाई कोर्ट जो है कि आपको रिट जारी करने वाला है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका जो है कि आपको करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 30 के एक के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन करने का अधिकार जो है कि प्रदान करता है। 30 का एक में ऐसा बात जो है कि आपको लिखा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे जो है कि संविधान का हृदय आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला ये इस साइड में है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कौन सी याचिका या दायरे में की गई है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है कि आपको किया गया है, हैबियस कॉर्पस में किया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। संविधान की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार या निर्णय लेने का अधिकार जो है कि आपको अधिकार किस बाद में जो है कि आपको दिया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में ये बात जो है कि आपको आया था। संपत्ति को मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है कि आपको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार कर दिया गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1978 में हुआ था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार कर दिया गया है, तो वैधानिक अधिकार जो है कि आपको कर दिया गया है। भाग 12 में इसको जोड़ दिया गया है और आर्टिकल नंबर 300 के क में जो है कि इसको रखा गया है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक जो है कि विधिक अधिकार है जो
जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से जो है कि आपको प्रदान किया गया है। अगला है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा जो है कि अनुच्छेद जो है कि जोड़ा गया, तो अनुच्छेद नंबर 15 का 6 और 16 का 6 को जो है कि आपको जोड़ा गया। और VVI है, दरोगा में पूछ लिया गया प्रश्न है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार जो है कि किस प्रकार का अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है ना। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी जो है कि आपको क्या है, उपलब्ध है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, गैर नागरिकों को भी जो क्या है, उपलब्ध है। आगे चलते हैं, जो आर्टिकल नंबर किसमें है, आर्टिकल नंबर 32 में जो है कि देखने को मिलेगा। कोई भी जो है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के दौरान जो है कि आपको समाप्त या सीमित किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार जो है कि आपको किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ये एक्ट संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 1976 में ये एक्ट जो है कि आपको आया था। कब आया था, 1976 में आया था। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है ना। अब आइए अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 26 के अंतर्गत जो है कि आपको सभी जो है कि आपको धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थानों की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार जो है कि आपको देता है। कौन देता है, तो ये आर्टिकल नंबर 26 देता है। यहाँ तक जो है कि आज आपका रहा है। अगले दिन जो वीडियो अपलोड होगी उसमें जो है कि हम लोग डीपीएसपी से जो है कि आपको शुरुआत करेंगे। डीपीएसपी से जो है कि आपको शुरुआत करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग बहुत आगे तक जो है कि आपको निकल जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार जरूर आप लोग अपने ग्रुप में इत्यादि में जो है कि आपको शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी हौसला मिलेगा और थोड़ा सा जो है कि ग्रो मिलेगा, जिससे हम आपके लिए बार बार और सारा टॉपिक पे जो है कि आपको वीडियो बना सके। तो इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। जिन लोगों को जो है कि आपको ग्रुप से जुड़ना है, हमारे लिंक से संकल्प एकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, लगभग 45,000 के आसपास मेंबर है, उससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय हिंद सभी को। सेशन में आने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।